हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉली इलेक्ट्रिका। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में हमारे पिछले 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही साथ लगभग 1.5 यूनिट जो है 1.5 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट भी जो चल रहा है हमारा वायरिंग, ये भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। आप अपना नोट्स रेडी करते रहिए और साथ ही साथ चैप्टर्स के रिवीजन भी करिए। जो टॉपिक एक बार में समझ में नहीं आया है उसके वीडियो लेक्चर को फिर से देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के इस सीक्वेंस में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लेक्चर, जो कि है लेक्चर 9। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट वायरिंग के बारे में कंपैरिजन किया था, एक पूरा चार्ट बनाकर, एक टेबल बनाकर, और उसमें बहुत ही ईजिली तरीके से सारे वायरिंग्स के बीच में कंपैरिजन हुआ था। उसके बाद हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि वायरिंग के सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन किया था, या फिर हम कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ वायरिंग के बारे में डिस्कशन किए थे। सिलेक्शन ऑफ वायरिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हैं, पहला तो था सेफ्टी, दूसरा था मैकेनिकल प्रोटेक्शन मतलब यांत्रिक बचाव, उसके बाद था तीसरा पॉइंट हमारा अपीयरेंस, मतलब उसको वायरिंग करने से कौन से वायरिंग का लुक किस तरीके से आएगा, ये भी था तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट है परमानेंसी, हम वायरिंग को परमानेंट कर रहे हैं या टेम्परेरी कर रहे हैं, ये भी वायरिंग के सिलेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊपन, जहाँ पर जिस तरीके की वायरिंग की ज़रूरत होती है, जितने टिकाऊ वायरिंग की ज़रूरत होती है उस स्थान पर उस तरीके की वायरिंग को सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आता है इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट, जो हमारा इनिशियल कॉस्ट है वो इस बात को डिफ़ाइन करता है कि किसी भी तरीके की वायरिंग में हमें उसे सेटअप कराने के लिए कितने कॉस्ट का ज़रूरत पड़ेगा, कितना बजट बनेगा। उसके बाद आता है मेंटेनेंस, रख रखाव। फिर एक पॉइंट है एसेसिबिलिटी, सुलभता, कि वायरिंग को सिलेक्ट करने में कौन सा वायरिंग सबसे सुटेबल रहेगा। उसके बाद जो सबसे आखिरी और मेन पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। डिफरेंट बिल्डिंग पर डिफरेंट तरीके की वायरिंग का जो है हमारा चुनाव किया जाता है, डिफरेंट सिलेक्शन किया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए थे हमारे वायरिंग के सिलेक्शन में। हमने वायरिंग सिस्टम के 5 तरीके पढ़े थे: क्लिट वायरिंग, वुडन केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, लिड शेथ वायरिंग, बैटन वायरिंग और कंडिट वायरिंग। तो ये हमारे जो थे वायरिंग के सिस्टम थे। अब हम देखेंगे कुछ वायरिंग के मेथड्स भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टेकिंग कनेक्शन। कनेक्शन लेने के हिसाब से जो वायरिंग का सिस्टम रहेगा, पिछले बार जो हम देखे थे वो वायरिंग टेक्निक के हिसाब से था। लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 और तरीके देखेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग के, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसका कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, उन वायर्स को जोड़ कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वायरिंग क्या है। पहली बात तो अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वेरियस एसेसरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सप्लायर्स मीटर बोर्ड टू होम अप्लायंसेस सच एज लैम्प, फैन एंड अदर डोमेस्टिक अप्लायंसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल वायरिंग। वायरिंग जो है हमारा, किसी भी सप्लाई जो बोर्ड रहेगा वहाँ से सभी अप्लायंसेस, लैम्प वगैरह हो गया, फ़ैन और कोई भी जो भी घरेलू हमारा इक्विपमेंट है, उसे हम कनेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो होता है वायरिंग। हम तो ये पहले भी देख चुके हैं, ये तो वायरिंग स्टार्ट करने के पहले ही इसका डेफिनेशन देखे थे। तो इस तरीके की वायरिंग को हम लोग, ये जो कनेक्शन पर बेसिस वायरिंग है, कनेक्शन के आधार पर वायरिंग सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया है। 2 तरीकों में बांटा गया है। कौन कौन से है वो मेथड, चलिए देखते हैं। ये है, फर्स्ट है जॉइंट बॉक्स सिस्टम, या फिर जिसे हम कहेंगे टी सिस्टम। दूसरा है लूप इन सिस्टम, लूप इन मेथड।
दो मेथड हो गए हमारे, जॉइंट बॉक्स मेथड या फिर लूप इन मेथड। ये दोनों को एक एक करके देखेंगे। तो पहला देखते हैं हम अपना जॉइंट बॉक्स मेथड, इसे हम जंक्शन मेथड भी कहते हैं। ये है जॉइंट बॉक्स मेथड, पहला मेथड हमारा। इसे टी मेथड या फिर जॉइंटिंग सिस्टम, जंक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं। जॉइंट बॉक्स, इसके तीन नाम होंगे, जॉइंट बॉक्स या फिर टी सिस्टम या फिर जॉइंटिंग सिस्टम, ये तीनों इसके नाम हैं। इन दिस मेथड ऑफ वायरिंग कनेक्शंस टू अप्लायंसेस आर मेड थ्रू जॉइंट्स। इस तरीके के वायरिंग में कनेक्शन को हम लोग जॉइंट्स की सहायता से बनाते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे लाइट, फैन एक्सेट्रा, दिस जॉइंट्स आर मेड इन जॉइंट बॉक्सेस बाय मीन्स ऑफ सुटेबल कनेक्टर्स और जॉइंट कटआउट्स। सुटेबल कनेक्टर्स और जॉइंट कटआउट्स। अब जैसे कि इसका नाम है जॉइंट बॉक्स, इसमें क्या होता है, जो जॉइंट बॉक्स लगे रहेंगे हमारे जगह जगह पर, उसमें हम किसी भी अप्लायंसेस को एक कनेक्टर्स के द्वारा जोड़ देंगे। दिस मेथड ऑफ वायरिंग डजंट कंज्यूम टू मच केबल साइज। इस तरीके की वायरिंग में जो केबल यूज़ करते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मतलब कम वायरिंग में हम इस कनेक्शन को कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ वायरिंग डजंट कंज्यूम टू मच केबल साइज। इसमें ज़्यादा केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। You might think because this method of wiring doesn't require too much cable, it is therefore cheaper. अब क्या होगा, अब हम तो पहले देख चुके कि इसमें कम केबल की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे माइंड में एक चीज़ क्रिएट हो सकता है कि अगर इसमें कम केबल पड़ेगा, कम केबल का यूज़ होगा, तो सीधी सी बात है कि इस वायरिंग का जो खर्चा है वो कम आएगा। लेकिन होता क्या है, इट इज़ ऑफ कोर्स, बट द मनी यू सेव्ड बाय बाइंग केबल्स will be used in buying joint boxes, thus equation is balanced. इस मेथड में भले ही हमें केबल की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन कम केबल खरीदने में जो हम पैसे बचाते हैं वो कहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है, जॉइंट बॉक्सेस खरीदने में, जगह जगह पर। क्योंकि ये जॉइंट मेथड है, इसमें हमें जगह जगह पर जॉइंट बॉक्स लगा के वहाँ पर जॉइंट करना पड़ेगा किसी भी कनेक्शन को। तो केबल और जॉइंट बॉक्स का जो खर्चा है वो मिलाकर नॉर्मल खर्चा जितना ही हो जाता है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि कम केबल यूज़ हो रहा है तो ये सिस्टम जो है ज़्यादा ही सस्ता है, तो ये एक रॉन्ग थॉट है। डायग्राम की सहायता से देखते हैं इस कनेक्शन में कैसे कनेक्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर फेज़ और न्यूट्रल, किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए हम लोग को फेज़ से न्यूट्रल कनेक्शन करना होगा। तो क्या होगा, फेज़ है यहाँ पर देखिए, फेज़ के बाद इस वायर के बीच में एक जॉइंट बॉक्स लगाया गया है, उस जॉइंट बॉक्स से कनेक्ट करके एक स्विच कनेक्ट किए हैं, ये हो गया। अब स्विच के दूसरे हिस्से से एक लैंप लगाकर परिपथ को कंप्लीट करने के लिए इस लैंप को न्यूट्रल लाइन से जोड़ दिया गया है एक जॉइंट बॉक्स की सहायता से। तो यहाँ पर हमें एक लैंप को जलाने के लिए दो जॉइंट बॉक्स की ज़रूरत पड़ी, एक फेज़ और एक न्यूट्रल में लगाने के लिए, जबकि वायर जो लेंथ है वो कम पड़ रहा है। एक सिंपल कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है, एक बंद परिपथ। फेज़ से लेकर करंट आएगा, अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये करंट पास होते हुए बल्ब से होते हुए न्यूट्रल से के थ्रू चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट परिपथ, एक बंद परिपथ, जिसकी सहायता से हम किसी भी अप्लायंस को, किसी भी इक्विपमेंट को चला सकते हैं। अब क्या होगा, अब जब हमें दूसरा लैंप जलाना है तो हमें दूसरे लैंप के लिए फेज़ का कोई दूसरा वायर नहीं लाना होगा। एक जो मेन फेज़ वायर बना हुआ है उसी में ही जगह जगह पर जॉइंट बॉक्स लगाकर हम अलग अलग चीज़ों को चलाने के लिए वहीं से जॉइंट बॉक्स लगाकर कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक फेज़ वायर है, एक सिंगल फेज़ वायर, यहाँ पर ये और ये दो जॉइंट बॉक्स लगाकर हम दोनों बल्ब के लिए फेज़ कनेक्शन ले लिए। इसी की तरह दो न्यूट्रल लाइन में भी दो जॉइंट बॉक्स लगा करके लैंप के लिए कनेक्शन ले लिए हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से हमें
कोई भी कनेक्शन करना रहेगा तो एक फेज़ और एक न्यूट्रल, इन दोनों में जॉइंट बॉक्स लगाकर हम किसी भी अप्लायंस को चला सकते हैं। इस मेथड में हमें बहुत सारे डिफरेंट जो हैं जॉइंट बॉक्स का यूज़ करना पड़ रहा है। जितने भी अप्लायंसेस लगाने होंगे हमें उतने ही ज़्यादा जॉइंट बॉक्स का भी नीड पड़ेगा। तो ये हो गया जॉइंट बॉक्स मेथड। ये जॉइंट बॉक्स मेथड जो है प्रेजेंटली अभी उतना चलन में नहीं है, उतना ट्रेंड में नहीं है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं जो कि है लूप इन मेथड। लूप इन और लूपिंग सिस्टम, सेकेंड जो हमारा मेथड है, सेकेंड मेथड वो है लूपिंग मेथड। दिस मेथड ऑफ वायरिंग इज़ यूनिवर्सली यूज्ड इन वायरिंग। ये जो लूपिंग मेथड है ये क्या होगा, वायरिंग का यूनिवर्सली यूज़ होने वाला वायरिंग मेथड है। मतलब ज़्यादातर जो है हम लूपिंग मेथड ही यूज़ करते हैं। लैम्प्स एंड अदर अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल so that each of the appliances can be controlled individually। क्योंकि हमारे जो सारे अप्लायंसेस रहेंगे, लैम्प, फ़ैन, टीवी, कुछ भी चीज़ें हैं, वो सभी एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, समांतर क्रम में कनेक्टेड होती है। इसकी वजह से हम सभी को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं, सभी को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। When a connection is required at a light or switch, the feed conductor is looped in by bringing it directly to the terminal and then carrying it forward again to the next point to be fed। जब किसी लाइट या फिर स्विच में कनेक्शन करना होता है तो क्या होगा, जो भी फीड कंडक्टर रहेगा, मतलब जो मेन फेज रहेगा, उसे हम लेकर आएंगे इस स्विच के पूरे टर्मिनल तक, वहीं से उसे आगे बढ़ाते हुए अगला पॉइंट जहां से कनेक्शन देना है वहां तक उसे लेकर जाएंगे। शायद इस डेफिनेशन से उतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, चलिए पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद थ्योरी पोर्शन देख लेंगे। ये देखिए, ये है लूप इन सिस्टम। इसमें क्या होगा, जो हमारा फेज़ है, देखिए फेज़ और न्यूट्रल है ये। तो लास्ट टाइम पर क्या करते थे हम, जो जंक्शन मेथड है उसमें किसी भी लैम्प को अगर चलाना है तो लैम्प का 2 कनेक्शन करते थे, एक फेज़ में और न्यूट्रल में, और उसे जॉइंट बॉक्स की सहायता से जोड़ देते थे। लेकिन जो लूप मेथड है उसमें क्या करेंगे, फेज़ को हम डायरेक्टली यहाँ तक लेके आएंगे, स्विच को एक सप्लाई देंगे और यहाँ से आगे बढ़कर उसी दिशा में जाते हुए आगे चले जाएंगे। फिर दूसरे इक्विपमेंट के या फिर दूसरे स्विच तक पहुँचेंगे, वहाँ से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जो फेज़ वायर है वो एक यहाँ से आके वापस उसी दिशा में जाकर अपने अगले कनेक्शन के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है इसे ही हम कहते हैं लूप। लूप मतलब कोई भी घेराव। इसमें फेज़ के लिए भी इसी तरीके से लूप बनाया जाता है और सिमिलरली न्यूट्रल के लिए भी। न्यूट्रल का लूप देखिए यहाँ तक है, इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पर लूप बन रहा है अगेन आगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमें किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए फेज़ से लेके न्यूट्रल तक के एक पूरे बंद परिपथ की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इस स्विच को बंद कर दिए, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर में, बाकी जो परिपथ है उसको अलग कलर में देखते हैं, तो जो सर्किट है वो कहाँ से कंप्लीट होगा, ये फेज़ यहाँ से आएगा, स्विच से होते हुए यहाँ ये बल्ब, और बल्ब से होते हुए इस कनेक्शन से ये इस तरीके से। तो ये एक पूरा जो परिपथ है वो कंप्लीट हो जा रहा है। थर्ड को हम कहते हैं लूप इन सिस्टम। इसमें फेज़ और न्यूट्रल की जो सप्लाई होती है वो एक लूप के तरीके की होती है। इसके वजह से इसे लूप सिस्टम कहते हैं। इस मेथड में आप देख पा रहे होंगे कि बार बार फेज़ वायर और न्यूट्रल वायर का एक लूपिंग हो रहा है। तो इसमें जो केबल है हमारा, उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इसमें जो केबल की ज़रूरत होगी वो जॉइंट बॉक्स मेथड से काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके बावजूद भी लूप इन मेथड जंक्शन बॉक्स मेथड से बेटर होता है और ज़्यादातर यूज़ में लाया जाता है।
चलिए इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। ये तो एक डायग्राम से समझ लिया हमने कि कैसे कैसे काम करता है, उसके बाद थ्योरी को पढ़ते हैं। When a connection is required at a light or switch, the feeder conductor is looped by bringing it directly to the terminal and then carrying it forward again to the next point to be fed. हमने डायग्राम में देखा कि जो हमारा फीड कंडक्टर था, जो फेस था, उसको स्विच के टर्मिनल तक डायरेक्टली लाया जाता था और वहाँ से एक लूप बनाकर वापस भेज दिया जाता था अगले पॉइंट पे जोड़ने के लिए। The switch and lights feeds are carried round the circuit in a series of loops from one point to another until the last on the circuit is reached. ये जो स्विच और लाइट है, इनको कहाँ से सप्लाई मिलता है? उस राउंड सर्किट से जो कि सीरीज़ लूप में जुड़ा हुआ होता है। श्रेणी क्रम में एक फेस को हम इस तरीके से लाते हैं, किसी इक्विपमेंट तक पहुँचाते हैं, फिर तो ये जो है एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड है, इसमें हमें श्रेणी क्रम में फेज मिल रहा है और ये सीक्वेंस तब तक चलते रहता है जब तक कि सर्किट का लास्ट पहुंच न जाए। द फेज और लाइन कंडक्टर्स आर लूप्ड इधर इन स्विच बोर्ड्स और बॉक्स एंड न्यूट्रल्स आर लूप्ड इधर इन स्विच बोर्ड्स और फ्रॉम लाइट और फैन। लाइन और फेज शुड नेवर बी लूप्ड फ्रॉम लाइट और फैन। क्या बोल रहा है ये? जो भी हम फेज वायर की लूपिंग करते हैं और न्यूट्रल वायर की लूपिंग करते हैं, तो उसमें जो फेज वायर है उसे हम हमेशा स्विच बोर्ड जो रहेगा वहीं तक ही लूप करेंगे और जो न्यूट्रल वायर होगा उसे या तो बल्ब तक या तो फिर अदर अप्लायंसेस तक या फिर उसे भी स्विच बोर्ड तक लूप कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो लाइन या फेज है उसे हम डायरेक्टली अप्लायंसेस से लूप नहीं करते। और इजीली तरीके से डायग्राम से समझते हैं। ये जो देखिए, ये है हमारा फेज की लूपिंग हम कहाँ तक किए हैं? स्विच बोर्ड तक की। तो ऊपर पॉइंट में यही कह रहा था कि फेज की लूपिंग हम स्विच बोर्ड तक ही करते हैं। इस फेज की लूपिंग हम यहाँ तक बल्ब तक नहीं कर सकते। जैसे देखिए न्यूट्रल में हम न्यूट्रल की लूपिंग बल्ब से किए हैं, लेकिन फेज वायर की लूपिंग है वो हम सिर्फ स्विच तक ही करेंगे। जो न्यूट्रल की लूपिंग है उसे हम इस तरीके से लाइट के डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फेज वायर को हम डायरेक्टली लैम्प से लूप नहीं कर सकते। लैम्प, फैन या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहेंगे उससे डायरेक्ट लूप नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा लूपिंग मेथड। दोनों मेथड को अच्छे तरीके से डायग्राम के फॉर्म में ईजिली समझ सकते हैं। इन दोनों डायग्राम्स को, इन दोनों मेथड्स को आप लेक्चर से देखकर नोट्स रेडी कर लीजिए और उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।